हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, 6 तारीख के डेट में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 तारीख के डेट में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग से एक अधिसूचना जारी हुई है। ठीक है, इसको आप एक नोटिस समझ लीजिएगा। तो एक नोटिस जारी की गई है, ये स्टाफ नर्स की जो रिक्रूटमेंट आने वाली है, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग इस नोटिस को जारी किया गया है और इसमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया गया है। ठीक है, तो इस बदलाव को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी रिक्रूटमेंट्स ली जाएगी। तो यहाँ पे किनको मौका मिलने वाला है और किनको मौका नहीं मिलने वाला है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया गया है। उस आपकी एज लिमिट हो, ठीक है, आपकी जो भर्ती की प्रक्रिया हो, जैसे कि जीएनएम की होती है तो इसमें बीएससी की भी मौका मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बदलाव किया गया है, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। लास्ट टाइम पे जो बदलाव किया गया था वो 2019 में किया गया था। ठीक है, 2019 के बाद वो सीधे 2024 में, यानी कि अभी 2024 में बदलाव किया गया है। ठीक है, तो अभी के बाद, यानी कि अभी जो ये नोटिस जारी किया गया है, इसके बाद आने वाले टाइम पे जितनी भी स्टाफ नर्स की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होगी बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में, वहाँ पे 2024 में, यानी कि अभी की जो नोटिस जारी की गई, जो नियमावली बनी है, ठीक है, उसी नियम के हिसाब से भर्ती ली जाएगी। अब इसमें नियम में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, जिसको हम एक एक करके भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला है संक्षिप्त नाम या विस्तार एवं प्रारंभ की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा, यह नियमावली बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली 2024 कही जाएगी। यानी कि ये जो बिहार की जो स्टाफ नर्स की पोस्टिंग होने वाली है, उसमें जो 2024 में जो बदलाव किए जा रहे हैं ना, तो आज से 2024 के नाम से ही जाना जाएगा कि 2024 में ही स्टाफ नर्स की जो नियमावली है उसमें बदलाव किया गया है। ठीक है, दूसरा है इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यानी कि ये जो नियमावली जो लागू किया गया है, इसको पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर रीजन में नहीं, बल्कि पूरे बिहार में ये लागू होगा। आगे है, यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से विस्तृत होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये 2024 में अभी आई हुई हैं और अभी से कंटिन्यू जब तक दूसरी नियमावली नहीं आ जाती है, जैसे कि 19 में आई थी तो 24 में आई है, अब नेक्स्ट कब आएगी ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से जितनी भी रिक्रूटमेंट आएगी स्टाफ नर्स की पोस्ट पे, उसमें यही चीज़ें फॉलो की जाएंगी जो इसमें दे रखा गया है। आगे दे रखा है परिभाषाएं। ठीक है, ये प्योर शुद्ध हिंदी में दे रखा गया है, तो आपको थोड़ा ट्रांसलेट करना भी जरूरी है। जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में क्या क्या दे रखे हैं देख लेते हैं। सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार, यानी कि जहाँ भी यहाँ पे सरकार की बात है तो आप समझ लीजिएगा कि ये बिहार सरकार की बात हो रही है, और जहाँ भी विभाग की बात है समझ लीजिएगा ये स्वास्थ्य विभाग को डेडिकेट किया जा रहा है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग की बातें हो रही हैं। नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेरित है निदेशक प्रमुख नर्सिंग, यानी कि जो नर्सिंग के डायरेक्टर हैं उनको यहाँ पे बताया जा रहा है कि नियुक्ति प्राधिकार का जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो निर्देशक के लिए हुआ है, जो कि नर्सिंग के डायरेक्टर हैं। ठीक है, जीएनएम से अभिप्रेरित है जनरल नर्सिंग इन मिडवाइफरी, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे जीएनएम को बोला जा रहा है। देख लीजिए आगे, आयोग से अभिप्रेरित है बिहार तकनीकी सेवा आयोग। गाइस, आपको पता है कि बीटीएससी, ठीक है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन को यहाँ पे बताया जा रहा है, जो आपकी स्टाफ नर्स की भर्ती लेने वाली है। ठीक है, और ये जो नोटिस जारी हुआ है ना, ये जो बदलाव जारी हुआ है, इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि बहुत जल्द ही स्टाफ नर्स की पोस्ट पे बहाली आने वाली है। ठीक है, इसीलिए बहाली से पहले इसको जारी कर दिया गया है, ताकि सभी लोग इसके बारे में जान लें और सचेत हो जाएं। ठीक है, किनको यहाँ पे मौका मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें इसमें बताई रखी हैं। ठीक है, चलिए बीटीएससी के बारे में भी आपको पता हो गया। संवर्ग से अभिप्रेत है बिहार परिचारिका संवर्ग एंड परिशिष्ट से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट, यानी कि बिल्कुल इस नियम से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे बताया जा रहा है। मान्यता प्राप्त संस्थान से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार, यानी कि जो मान्यता प्राप्त संस्थान है उसका मतलब है कि जो बिहार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है, अथवा इससे अधिकृत निकाय से मान्यता प्राप्त संस्थान, परंतु बिहार राज्य के बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचर्या परिषद, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली के अनुसार उपयुक्तता शर्तों, सुटेबिलिटी कंडीशन का पालन करना होगा। ठीक है, यानी कि जो बिहार राज्य से बाहर जो भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, वहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, परंतु बिहार राज्य के बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में, यानी कि ऐसे संस्थान जो बिहार राज्य से बाहर हैं, ठीक है, अदर स्टेट के जो कॉलेजेस हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उनकी जो कॉलेज वो आईएनसी, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड होगी। स्टेट नर्सिंग काउंसिल बोला ही नहीं जा रहा है। ठीक है, जो बाहर के कॉलेजेस हैं उनकी बात हो जा रही है यहाँ पे।
चलिए आगे हम बात कर लेंगे संवर्ग का गठन। बिहार परिचारिका संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग होगा। संवर्ग में कुल पदों की जो संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत की जाए, यानी कि समय समय पे सरकार इसमें फेरबदलाव करेगी और समय समय पे सूचना बताएगी कि कितनी सीट्स पे एलिजिबिलिटी है, कितनी सीट्स पे रिक्रूटमेंट ली जाएगी। संवर्ग में महिलाएं एवं पुरुष कर्मियों का अनुपात उतना ही होगा जितना समय समय पर भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाए। यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल और बिहार नर्सिंग काउंसिल जो है वही बताएगी कि समय समय पे कितनी वैकेंसी ली जाएंगी, ठीक है। और इनकी जो अनुपात होगा, यानी कि जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो होगा वो क्या रहने वाला है भर्ती को फुलफिल करने के लिए। जैसे आपको पता है कि जो एम्स का नॉर्सेट होता है, ठीक है, जो एम्स का नॉर्सेट होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें 20 और 80 का रेशियो होता है, ठीक है। 80-20 बोलो, 20-80 बोलो। ये जो 20% है वो बॉयज भरते हैं, 80% है गर्ल्स भरती हैं। तो बिहार में क्या होगा, इसका जो डिसीजन होगा वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या बिहार नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो जारी किया जाएगा नोटिस, उसी के बेसिस पे होगा यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली इसमें यही बताया जा रहा है। चलिए संवर्ग का पद सोपान। इस संवर्ग की विभिन्न कोटियां एवं पद सोपान संलग्न प्रशिष्ट के अनुसार होंगी, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन जो नियम बनाया गया है इसकी जो विभिन्न पोस्ट होंगी, ठीक है, अलग अलग जो पोस्ट होंगी उन्हीं के हिसाब से डिसाइड की जाएंगी। भर्ती की बात कर लेंगे तो देख लीजिए हमें भर्ती के बारे में क्या बताया जा रहा है। इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि के पद स्टाफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती से प्रतियोगिता परीक्षा एवं नियम 8 सेकंड में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी। यानी कि यहाँ पे सीधी भर्ती की भी बात की जा रही है और प्रतियोगिता परीक्षा की भी बात की जा रही है। तो इसमें जो स्टाफ नर्स की पोस्ट होगी उसमें जो भर्ती होगी वो सीधी भर्ती पे भी हो सकती है और यह प्रतियोगिता परीक्षा भी लिया जा सकता है, ठीक है। ये दोनों तरीकों से आपका भर्ती लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं अर्हताएँ। इसका मतलब हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का जीएनएम कोर्स से उत्तीर्णता के साथ तत्व संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल डिसाइड करेगा कि जो जीएनएम के पोस्ट पे जो भर्ती लिए जा रहा है उसमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए और नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों को डिसाइड करना इंडियन नर्सिंग काउंसिल का काम है। लेकिन इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि ये जो आपकी जो संस्थान होगा वो कहाँ होगा, ठीक है। लेकिन आगे देख लीजिएगा कि आप क्या बताया जा रहा है। परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली से उपयुक्तता यानी कि सूटेबिलिटी प्राप्त रहना अनिवार्य होगा। बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। इंडियन नर्सिंग काउंसिल उन कॉलेजेस को चाहिए जो बिहार से बाहर है। मैंने तब भी बताया कि बिहार के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कॉलेजेस है जो बिहार के बाहर है, वहाँ से यदि आप चाहते हैं बिहार में स्टाफ नर्स की पोस्ट पे अप्लाई करना तो आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, अदरवाइज आप यहाँ पे भर्ती नहीं लेंगे। दूसरी चीज़ है यहाँ पे बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। यानी कि अब बिहार में जो स्टाफ नर्स की पोस्ट आएगी, पहले गाइज ये था ना कि बिहार में जो स्टाफ नर्स की पोस्ट थी उस पर सिर्फ जीएनएम वाले ही भरते थे, ठीक है। बीएससी वालों को मौका नहीं दिया जाता था स्टाफ नर्स में। लेकिन अब बीएससी नर्सिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए यहाँ पे, ठीक है। उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे जो न्यूनतम उम्र सीमा रखी गई है वो 21 वर्ष रखा गया है। यानी कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था पहले वो 18 से शुरू होता था, 30, 35, 40 तक जाता था। लेकिन अब बिहार सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि अब जो न्यूनतम आयु सीमा होगी यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा यानी कि उम्र सीमा जो होगी वो होगी 21 वर्ष। 21 वर्ष के जो स्टूडेंट्स होंगे वही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, उससे कम के अप्लाई नहीं करेंगे। जहाँ तक बात रहती है अधिकतम सीमा की, तो अधिकतम जो आयु सीमा है वो यहाँ पर नहीं बताया गया है, वो तब बताया जाएगा जब पोस्ट रिलीज की जाएंगी। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा उसके साथ में एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें अधिकतम आयु सीमा लिखी गई होंगी, मेंशन होगा, क्योंकि वो रिजर्वेशन के बेसिस पे रहता है कि किसको कितना छूट दिया जाएगा। लेकिन जो न्यूनतम है वो सबके लिए बराबर है, इसलिए यहाँ पे बता दिया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं। बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी, गैर निजी, केंद्र सरकार, नगर पालिका संस्थान, पंचायती राज संस्थान इत्यादि स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों अस्पतालों में संविदा के आधार पर कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को उसके द्वारा किए गए कार्य अवधि के समतुल्य उसी पद पर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि ऐसे लोग जो बिहार सरकार के अंदर, ठीक है,
केंद्र सरकार, नगर पालिका संस्थान, पंचायती राज संस्थान, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे लोग जो टेंडर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जो संविदा पे काम कर रहे हैं बिहार के अंदर, जो सरकारी संस्थानों में संविदा पे काम कर रहे हैं, उनको उनके आयु सीमा में छूट दी जाएगी, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, किसी कार्यरत वर्ष का अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, परंतु यह लाभ संविदा पर वास्तविक सेवा अवधि के लिए ही देय होगा, ठीक है। चलिए आगे और चीज़ें दे रखी गई हैं, परंतु संविदा पर नियुक्ति समक्ष पदाधिकारी द्वारा तत्समय बिहार राज्य में लागू आरक्षण नीति का अनुसरण करते हुए स्वीकृत पद के विरुद्ध चयन के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो टेंडर पे लोग हैं उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं उसी के बेसिस पे आपकी भी रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है। पर आप ये नियम है ना कि आप सरकार के अंदर ही टेंडर पे काम कर रहे हो, ठीक है। चलिए, ऐसे मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश लागू होंगे, ठीक है। तो इस मामले में अगर कोई बदलाव होगा तो ये समय समय पे आपको बताया जाता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, विज्ञापन प्रकाशन वर्ष की 1 अगस्त को उम्र के अवधारणा के लिए कट ऑफ डेट माना जाएगा। यानी कि जो 1 अगस्त है, 1 अगस्त के दिन से ही डिसाइड होगा आपकी उम्र सीमा, ठीक है। मिनिमम एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट ये 1 अगस्त के हिसाब से ही माना जाएगा। भर्ती की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नियुक्ति प्राधिकरण किसी नियुक्ति वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार रिक्त की गणना एवं रोस्टर क्लियरेंस कराकर उसी वर्ष 30 अप्रैल तक कोटिवर अधियाचना आयोग को भेजा जाएगा। इसका मतलब ये होगा, इसकी जो 1 अप्रैल है ना, हर साल का 1 अप्रैल को ये पता लगाया जाएगा, ठीक है। इसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी हॉस्पिटल्स होते हैं, जितने भी विभाग होते हैं, स्वास्थ्य विभाग, वहाँ पे पता लगाया जाएगा कितनी वैकेंसी खाली है, कितनी सीट्स खाली हैं, ठीक है। और 30 अप्रैल तक इसको अधियाचना आयोग को भेज दिया जाएगा कि देख लीजिए इस डिपार्टमेंट में स्टाफ नर्स की कितनी सीट्स खाली है, ठीक है। तो समय समय पर आपकी बहाली भी आती रहेगी। ये एक चीज़ ना बहुत अच्छी की है बिहार सरकार ने कि जहाँ भी सीट्स खाली हो उनका 1 अप्रैल को पता लगाना शुरू हो जाएगा और 30 अप्रैल तक वहाँ पता लगा के कि पूरे बिहार के जितनी भी स्वास्थ्य विभाग है वहाँ पे किसके लिए कितनी सीट्स खाली हैं उसका पता लगा के वो अधियाचना आयोग को भेज देगा। और ये जो अधियाचना आयोग है ये फिर डिसाइड करेगा कि एग्ज़ाम कब लिया जाएगा या फिर डायरेक्ट भर्ती कब ली जाएगी स्टाफ नर्स की, और उसके बाद आपको रिक्रूट कर लिया जाएगा। तो समय समय पे यहाँ पे बहाली आती रहेगी और आपकी रिक्रूटमेंट्स होती रहेंगी। चलिए आगे है, अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापन कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा। तो जितनी भी रिक्रूटमेंट जो खाली होंगी, जो पोस्ट वहाँ पे खाली होगा उसके बारे में एक सूचना तैयार किया जाएगा, अधिसूचना, और फिर उसको आगे भेज दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसी के बेसिस पे आगे डिसाइड होगा कि फिर से रिक्रूटमेंट कब ली जाएगी। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा क्या दे रखा गया है, चयन की प्रक्रिया दे रखी गई है कि यहाँ पे जो 75 अंक मिल रहे हैं गाइस, देख लीजिएगा चयन हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो निर्धारित है वो 75 अंक है, ठीक है। एक्चुअली जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर्स का होगा, लेकिन जो 25 नंबर होंगे, हमको क्लियर कर देते हैं, 75 नंबर उनको मिलेगा जो टेंडर पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और 25 नंबर एक्स्ट्रा उनको मिलेगा जो पहले से टेंडर पे काम कर रहे हैं। लेकिन यदि आप संविदा पे पहले से काम कर रहे हैं और आपके पास यदि 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। और वैसे ही करते करते यदि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आपको 5 × 5 यानी कि 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये जो 25 मार्क्स रखा गया है ये एक्स्ट्रा देने के लिए रखा गया है उन लोगों को जो संविदा पे काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इतनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। आगे हम बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा स्पष्टीकरण में क्या दे रखा है। प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारणा प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.75 के गुणन से गुना करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया है तो उससे देख लीजिएगा ऐसे मल्टीप्लाई किया जाएगा और तब ऐसे अंक आपको दिए जाएंगे। यानी आपको 50 नंबर आ रहा है, ठीक है, आपको 50% आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 0.75 से, ठीक है। उसके बाद आपको अंक दिए जाएंगे, यानी कि देख लीजिएगा 37.5 अंक दिए जाएंगे, ये मल्टीप्लाई करने के बाद दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। बाकी चीज़ों को गाइज आप खुद से ही पढ़ लीजिएगा, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कहीं कोई डाउट होगा पढ़ने के बाद तो आपको हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करिएगा, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, ये जो सूचना जारी हुई है यह इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में जारी हुई है, ठीक है।
देख लीजिएगा, हम आपको नीचे दिखा देते हैं। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे पब्लिश किया गया है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वहाँ पे हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। पढ़ने के बाद कहीं से कोई डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको बता देते हैं। देख लीजिएगा, आपकी जो प्रमोशन है उसकी यहाँ पे कोटि दे रखी गई है। ये है कोटि, ये है पदनाम, ठीक है। कोटि की बात करें, जो मूल कोटि है, जो इनिशियल स्टेज है, वो स्टाफ नर्स की पोस्ट पे आपको रिक्रूट किया जाएगा। फिर वहाँ से जो प्रथम प्रोन्नत है, जिसकी बात करेंगे, जो फर्स्ट आपका प्रमोशन है वो मेट्रॉन के पोस्ट पे होगा, ठीक है। पहले स्टाफ नर्स के पोस्ट पे आप ज्वाइन करिएगा, मेट्रॉन को आपको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, कुछ सालों के बाद। उसके बाद जो द्वितीय प्रमोशन है वो होगी आपकी नर्सिंग अधीक्षक, यानी कि नर्सिंग जो सुपरिटेंडेंट होते हैं ना, उनके पोस्ट पे आपको प्रमोट किया जाएगा। और समय समय पे आपकी जो सैलरी है उसको बदलाव किया जाएगा, जो सरकार का नियम है उसके हिसाब से, ठीक है। यही सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, जो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम पे और कोई भी जानकारी आती है हम आपको समय समय पे देते हैं। और जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आती है, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में है, उसको हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।